आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दो बिंदु आवेश के समूह की विद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो इसमें हम लोग आज देखेंगे कि दो बिंदु आवेश अगर रहे तो उनके बीच कितनी ऊर्जा संचित होती है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। अनंत से किसी बिंदु आवेश को एक अन्य आवेश के विद्युतीय क्षेत्र के अंदर लाने में संपादित कार्य दोनों बिंदु आवेश के समूह की विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है, जिसे दो बिंदु आवेश के समूह की विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। मतलब यहाँ पे हम लोगों को क्या बताया जा रहा है, यहाँ पे हम लोगों को बताया जा रहा है कि जैसे ये रहा, अगर एक आपका आवेश है, इस आवेश का विद्युतीय क्षेत्र के अंदर, इस आवेश के विद्युतीय क्षेत्र के अंदर, चलिए ये इसका विद्युतीय क्षेत्र हम लोग मानते हैं, तो इस विद्युतीय क्षेत्र के अंदर जब समान प्रकृति के किसी आवेश को इस विद्युतीय क्षेत्र के अंदर लाया जाता है तो इसे लाने में जो काम किया जाता है वो काम या फिर कहें वो कार्य इसके अंदर ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है, जिसे दो बिंदु आवेश के समूह की विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अब देखिए, हमें यहाँ पर काम करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है, और ये कार्य की जो मात्रा है, ये मात्रा किसमें संचित हो जाएगी, ये मात्रा ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। अब देखिए, ये प्लस आवेश इस प्लस को दूर धक्का देना चाहेगा तो इस के ऊपर एक बल क्रियाशील करेगा F, और हम इस बल के विरुद्ध जब इसे विद्युतीय क्षेत्र के अंदर ले जाएंगे तब हमें क्या करना होगा, तब हमें कार्य करना पड़ेगा, और कार्य की मात्रा किसमें संचित हो जाएगी, ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगी। जैसे स्प्रिंग में, जैसे जब हम लोग स्प्रिंग को इस तरीका से धक्का देते हैं, इधर की तरफ धक्का देते हैं, तो इस स्प्रिंग में भी ऊर्जा संचित हो जाती है, क्योंकि स्प्रिंग क्या करेगा, अपना कंडीशन में चेंज का विरोध करेगा। मतलब जब आप उसे दबाइएगा तो इसमें आप क्या करिएगा, ऊर्जा को संचित करिएगा। कौन सा ऊर्जा को संचित करिएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा को आप इसके अंदर संचित करते हैं। जैसे ही आप इसे छोड़िएगा तो फिर आप पाइएगा कि ये अपना वास्तविक कंडीशन में चला गया। मतलब जितना आप इसे दबाकर ऊर्जा दिए थे वो जब आप इसे हटाइएगा तो वो छोड़कर काइनेटिक एनर्जी, मतलब ये पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज कर जाएगा। मतलब जो एनर्जी आप यहाँ इसको दिए थे वही एनर्जी वो क्या करेगा, वही एनर्जी फिर वो रिलीज कर देगा, किसके रूप में, तो काइनेटिक एनर्जी के रूप में। इसका एग्जाम्पल आप और भी समझ सकते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास ये मार्कर है, तो अगर हम इस मार्कर को फर्श से देखिएगा, अगर हम इस मार्कर को, ये रहा फर्श, अगर हम इस मार्कर को फर्श से कुछ ऊंचाई तक ले जाते हैं तो नीचे की तरफ जी काम करता है, गुरुत्वाकर्षण काम करता है। तो जब हम इस बल के विरुद्ध, किस बल के विरुद्ध, गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध इसे कुछ ऊंचाई तक ले जाते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है। और जैसे ही आप जितना कार्य करते हैं वो इसके अंदर संचित हो जाता है, अर्थात उस वस्तु के अंदर संचित रहता है। और जैसे ही आप इसे छोड़ देते हैं यहाँ से, जैसे ही आप इसे छोड़ देते हैं तो ये काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा के रूप में नीचे आ जाता है। मतलब हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि अगर हम लोग अगेंस्ट वर्क करते हैं, किसी के विरुद्ध वर्क करते हैं, किसी के विरुद्ध कार्य करते हैं, तो वो कार्य की मात्रा संचित हो जाती है ऊर्जा के रूप में। अब हम लोग कितनी ऊर्जा संचित होती है इसे हम लोग निकालते हैं। तो मान रहे हैं हम लोग कि एक प्लस Q1 है और एक प्लस Q2 है, एक प्लस Q1 है और एक प्लस Q2 है, और ये इसके ऊपर F बल आरोपित कर रहा है। अब हम इसे यहाँ से क्या करते हैं, इसे यहाँ से यहाँ तक लाएंगे तो इसके अंदर, अर्थात x दूरी से r दूरी तक लाएंगे तो इसके अंदर कितनी
विद्युत स्थितिज ऊर्जा संचित होगी, इसका हम लोग व्यंजक प्राप्त कर लेते हैं, इसका हम लोग फॉर्मूला निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखिए कि सबसे पहले ये इसके ऊपर ये प्लस Q1 Q2 के ऊपर कितना बल आरोपित करेगा, तो कूलम के अनुसार कितना बल आरोपित करता है कूलम के अनुसार, तो F इक्वल टू K Q1 Q2 बाय, देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, दूरी एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ हम लोग लेंगे एक्स स्क्वायर। तो इतना बल क्रियाशील हो रहा है, ये इसके ऊपर कितना बल क्रियाशील कर रहा है, तो इतना बल F के Q1 Q2 बाय एक्स स्क्वायर बल क्रियाशील कर रहा है। जहाँ ये K अगर हवा हो तो हवा या निर्वात हो तो K इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रखेंगे। जहाँ अगर K का मान, यहाँ पे K का मान अगर हवा हो या निर्वात हो तो K इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन रखेंगे, और अगर कोई दूसरा मीडियम हो तो K इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन रखेंगे। हवा और निर्वात के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और किसी अन्य माध्यम के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन रखेंगे। अब देखिए इसमें जिस तरह से इस बल के विरुद्ध हम ऊपर ले जाते थे तो ऊर्जा संचित होता था, तो ठीक उसी प्रकार ये इसके ऊपर बल क्रियाशील किया, ये इसके ऊपर बल लगाया, कितना बल लगाया, तो F इक्वल टू K Q1 Q2 बाय एक्स स्क्वायर बल लगाया है, इतना बल आरोपित किया है। तो अब हम इसे इस बल के विरुद्ध, ये जो बल क्रियाशील कर रहा है इस दिशा में, इस बल के विरुद्ध इसे हल्का दूरी तक खिसकाते हैं। मान लेके चलिए कि dx दूरी तक खिसकाते हैं, तो हमें कितना कार्य करना पड़ेगा। देखिए अगर हम इस बल के विरुद्ध इसे हल्का सा खिसका रहे हैं तो हमें कार्य भी हल्का करना पड़ेगा, मतलब कार्य की भी मात्रा छोटी होगी, तो हम लोग कह सकते हैं कि आपका कि dx दूरी तक विस्थापित करने में संपादित कार्य, मतलब dx दूरी तक विस्थापित करने में संपादित कार्य, कितना कार्य हमें करना पड़ेगा dx दूरी तक विस्थापित करने में, तो कार्य की जो मात्रा होगी वो होगी dw इक्वल टू कितना, तो देखिए वर्क, हम लोग वर्क इक्वल टू पता है, मतलब कार्य अगर हम लोग कहें तो कार्य बराबर हम लोग क्या लिखते हैं, कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन, बल गुना विस्थापन। तो यहां पर बल कितना है, बल है ये, या फिर कहें ये, और विस्थापन कितना हुआ है, विस्थापन हुआ है dx, मतलब यहां से हम लोग कह सकते हैं कि dw इक्वल टू f इंटू क्या, तो विस्थापन कितना है, तो dx, तो f इंटू dx, और इनके बीच का एंगल, मतलब जैसे फोर्स इधर लगाए हैं और डिस्प्लेसमेंट अगर इधर हुआ है, तो F और dx इनके बीच का एंगल थीटा, तो कौन सा एंगल होता है, तो cos थीटा होता है। कौन सा एंगल लेते हैं, तो cos थीटा लेते हैं, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे cos थीटा। अब इस केस में देखिए फोर्स लगा है इधर और डिस्प्लेसमेंट हुआ है इधर, मतलब इनके बीच जो एंगल बन रहा, ये बन रहा 180 डिग्री का, मतलब dw इक्वल टू f इंटू dx और cos 180 डिग्री। अब cos 180 डिग्री इक्वल टू कितना होगा, तो -1, तो कह सकते हैं dw इक्वल टू -f इंटू dx। मतलब हम लोगों ने एक छोटा सा काम निकाल लिया कि अगर हम लोग इस फोर्स के अगेंस्ट इसे हल्का दूरी तक विस्थापित करते हैं तो हमें कितना कार्य करना पड़ेगा, dx दूरी तक विस्थापित करने के लिए हमें dw जो काम करना पड़ेगा वो इतना करना पड़ेगा। अब परिभाषा के अनुसार अगर हम लोग देखें तो बोला गया है कि अनंत से लाने में, मतलब अगर मान लीजिए कि यहाँ पर ये x दूरी के जगह पर अगर हम लोग इनफाइनाइट डिस्टेंस से लाएं, अत्यधिक मतलब अनंत दूरी से लाएं, कहाँ तक लाएं, बिंदु P तक लाएं, तो हमें कितना कार्य करना पड़ेगा। तो चलिए अब हम इसे निकाल लें। तो अनंत से
अनंत से कहां तक, P तक लाने में संपादित कार्य। मतलब अगर हम लोग इसे अनंत से लाएं, कहां तक लाएं, P तक लाएं, तो हमें कितना काम करना पड़ेगा। तो कह सकते हैं कि इस काम को निकालने के लिए हम लोग, मतलब पूरा काम हम लोग को निकालना पड़ेगा, मतलब टोटल वर्क निकालना है। तो टोटल वर्क के लिए कह सकते हैं W इक्वल टू इंटीग्रेशन किसका, तो इंटीग्रेशन ऑफ dw। कहां से हम लोगों ने लाया है, तो अनंत से लाया है। तो dw इक्वल टू कितना, dw इक्वल टू माइनस एफ dx। तो इससे कर लेंगे इंटीग्रेशन माइनस एफ डी एक्स। अब f का वैल्यू देखिए कितना है, f का वैल्यू है आपके पास, इंटीग्रेशन कहाँ से, अनंत से लाए हैं, कहाँ तक लाए हैं, तो r दूरी तक लाए हैं। तो यहाँ माइनस k q1 q2 एक्स स्क्वायर और dx। तो यहाँ से देखिए पूरे अनंत से जब हम लोग लाएंगे, कहाँ तक लाएंगे, अनंत से हम लोग लाएंगे और P तक लाएंगे, तो इस केस में Q1 का वैल्यू नहीं बदलेगा, Q2 का वैल्यू नहीं बदलेगा, वो मीडियम भी नहीं बदलेगा। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि K Q1 Q2 ये पूरा का पूरा टर्म कांस्टेंट रह जाएगा पूरे डिस्टेंस के लिए, लेकिन दूरी बार बार क्या होगा, परिवर्तित होगा। तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं, यहाँ से हम लोग इसे लिख सकते हैं माइनस K Q1 Q2 इंटीग्रेशन के बाहर इन्फिनिटी से r तक लाएं, किसे, तो 1/x² और dx। अब K Q1 Q2 इंटीग्रेशन इन्फिनिटी से r डिस्टेंस 1/x² और dx। अब देखिए इसे इस प्रकार भी लिखा जा सकता है माइनस K Q1 Q2, इसे अगर ऊपर लेकर चले जाएंगे तो x⁻⁻2 dx इसे हम लोग लिख सकते हैं। और जब इसका हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या है, x⁻n इक्वल टू x⁻n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। मतलब x⁻n का अगर हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं तो उसका फॉर्मूला है x⁻n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं ये हो जाएगा आपके पास माइनस K Q1 Q2 इंटीग्रेशन कहाँ से, तो देखिए इसका इंटीग्रेशन हम लोग कर रहे हैं, तो ये हम लोग लिख सकते हैं इसे x⁻⁻⁻² प्लस 1 डिवाइडेड बाय -2 प्लस 1, और कहाँ से, तो इन्फिनिटी से r तक। अब यहाँ माइनस K Q1 Q2 ये करिए तो x⁻⁻1 बाय -1 इन्फिनिटी से लेकर r तक माइनस K Q1 Q2। अब देखिए इसे हम लोग अगर माइनस को बाहर कर दें तो -1, और इसे जिस तरह से हमने इसे नीचे से ऊपर ले गया था उसी तरह अब हम लोग अगर उसे ऊपर से -1 है तो अगर हम लोग इसे इस प्रकार लिखें तो कोई दिक्कत, क्योंकि -1 जैसे हम लोग नीचे लाएंगे तो पावर इसका जो माइनस में था वो पावर हम लोग का क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं इसे 1/x, कहाँ से, तो इन्फिनिटी से r तक। अब देखिए ये माइनस का टर्म कट जाएगा, तो हो जाएगा आपके पास K Q1 Q2 K Q1 Q2। और यहाँ पे अब देखिए x का हम लोगों के पास दो वैल्यू है, एक वैल्यू है r और एक वैल्यू है इन्फिनिटी। तो हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट है हम लोगों के पास इन्फिनिटी। तो ये हो जाएगा आपके पास K Q1 Q2, ये आ गया आपके पास 1/r माइनस 1/∞ इक्वल टू 0। अब 1/∞ इक्वल टू 0, एक को अगर हम अनंत भागों में बांटेंगे तो जो आएगा वो शून्य ही आएगा। तो देखिए यहाँ से हम लोग इसे लिख सकते हैं कि W इक्वल टू हम लोग के पास क्या आ गया, तो W इक्वल टू हम लोग के पास आ गया है K Q1 Q2 बाय R, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक टर्म हो जाएगा हम लोगों के पास 0। तो ये हम लोगों के पास आ गया संपादित कार्य। मतलब हम लोगों ने अगर इसे अनंत से लाना पड़े तो कितना काम करना पड़ेगा, अनंत से बिंदु P तक लाने में कितना काम करना पड़ेगा, तो W इक्वल टू K
Q1 Q2 बाय R काम करना पड़ेगा। फिर परिभाषा से देखिए, जो कार्य हम लोग करते हैं संचित हो जाता है किसके रूप में, जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। क्या संचित हो जाता है, तो संपादित कार्य, संपादित कार्य वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। अर्थात अगर हम इसे अनंत से लाएं, कहां तक लाएं, बिंदु P तक लाएं, तो अनंत से बिंदु P तक लाने में जो काम हम किए हैं वो इस बिंदु का विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाएगा, या फिर कहें कि वो इसके अंदर विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। संचित ऊर्जा या फिर कहें वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा, तो जो कार्य किए हैं वही हो जाएगा उसके अंदर ऊर्जा के रूप में, मतलब संपादित कार्य, संपादित कार्य की मात्रा, कार्य की मात्रा। अर्थात U बराबर W, मतलब U इक्वल टू W कितना हम लोगों ने किया, तो W हम लोगों ने किया है K Q1 Q2 बाय R। तो ये हो गया हम लोगों का ऊर्जा। अगर यही कार्य अगर माध्यम हवा होता तो हवा के लिए हम लोग कह सकते हैं K इक्वल टू 1/4πε0, तो ऊर्जा U इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R। और उसी तरह अगर कोई अन्य माध्यम रहता तो U इक्वल टू हवा या निर्वात को छोड़कर तो 1/4πε Q1 Q2 बाय R। तो संचित ऊर्जा बराबर हो जाता हम लोगों के पास इतना। तो ये रहा हम लोग के पास वैद्युत स्थितिज ऊर्जा।